यहाँ पे हमने लिया था कल की क्लास में एक स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास को हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एक मेन क्लास बनाया था जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे। एंड आफ्टर दिस हमने एक एचबीएम फाइल बनाई थी। एचबीएम फाइल में हम क्या कर रहे थे, हाइबरनेट मैपिंग कर रहे थे। और हाइबरनेट मैपिंग में हमने अपनी क्लास का नाम और टेबल का नाम दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पे आईडी की वैल्यूज को जनरेट करा रहे थे और प्रॉपर्टी वगैरह यूज कर रहे थे। इतना काम हमारा हो रखा था। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया था, अगली चीज हमने लिया था यहाँ पर हाइबरनेट की सीएफजी फाइल, जिसके अंदर जाकर हमने काम क्या लिया था, हमने यहाँ पर एक तो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें हमने hbm to dtl.auto की प्रॉपर्टी लगाई अपडेट। अगर मैं इसको क्रिएट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक नया टेबल बनाएगा हर बार जितनी बार प्रोग्राम चलेगा। अपडेट दूंगी तो पहली बार नया बनाएगा, अगली बार से उसी में वैल्यू करवाएगा या फिर उसी को अपडेट भी कर देगा। मान लो आपने कोई नई फील्ड ऐड कर दी यहाँ से, तो ये अपने आप उसमें अपडेट करके नई फील्ड ऐड भी कर देगा। अगर आपने यहाँ पे नन दिया, NONE, तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेबल है तो ठीक है, और अगर उसमें जितने भी फील्ड्स है उसी में वैल्यू जाएगी, एक्स्ट्रा आएगी तो कोई अपडेशन। ओके। ऐसे ही यहाँ पे डायलेक्ट देंगे। डायलेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, हाइबरनेट का डायलेक्ट डिफाइन करते हैं जो हमारे MySQL को डिफाइन करता है। ओके। एंड आफ्टर दैट हमने एक ऑप्शन और यूज किया था, शो एसक्यूएल। शो एसक्यूएल को ट्रू किया था ताकि जो क्वेरीज बैकग्राउंड में चलने वाली है वो भी हम देख सकें। ओके। तो जो हमारे पास बैकग्राउंड में जो क्वेरी चल रही थी, वो जो दिख रही थी, वो इसी की वजह से दिख रही थी, अदरवाइज वो भी नहीं दिखेगी, सीधा अपडेशन का ही काम होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने कनेक्शन यूआरएल दिया, जिसमें हमने अपने MySQL का पूरा पाथ दिया, जो हम यहाँ पर यूआरएल लेते थे, फिर उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, फिर उसका ड्राइवर क्लास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। साथ ही साथ जो हमने एचबीएम फाइल ली थी उसका भी हमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मैपिंग रिसोर्स किया। ओके। तो यहाँ पे अभी तक हमने इतना काम कल की क्लास में करा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को एनोटेशन बेस्ड करेंगे। लेकिन मैं एनोटेशन कराने से पहले ना एक बार आपको एनोटेशन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने पहले सीधा कोर जावा या एडवांस जावा किया होगा उनके लिए, कि भाई उनको एनोटेशंस पता ही नहीं है कि क्या होती है। तो एक बार आइडिया दे देती हूँ कि आपकी एनोटेशंस होती क्या है और कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो एक काम कर रही हूँ मैं, एक बार पुराना वाला भी अपना ओपन करती हूँ ऑप्शन। देखिए, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, हाइबरनेट का तो यूज करना है, लेकिन हाइबरनेट को आपको यूज करना है एनोटेशन पे। ठीक है। तो ऐसे में आपको अगर एनोटेशंस लगानी है, तो एनोटेशन लगाने का तरीका क्या होता है, देखो पहले तो मैं इस फाइल की आपको form.xml दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने सेम वे में डिपेंडेंसी लगाई हुई है, किस चीज की, कोर की और MySQL की। तो और कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी, सिर्फ हाइबरनेट कोर और MySQL कनेक्टर की डिपेंडेंसी आएगी। JUnit तो पहले से ही लगा होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर काम क्या करना है, देखो यहाँ आपकी कोई एचबीएम फाइल नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम एनोटेशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब हाइबरनेट मैपिंग फाइल जो हम कल बना रहे थे वो नहीं बनाने की जरूरत है। उसकी जगह पे हमें काम क्या करना है कि जो भी हमारी क्लास रहेगी, जैसे कि मेरी एम्प्लॉय क्लास है, तो यहाँ पे एनोटेशंस लग जाती है। एनोटेशंस जावा में जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इनकी सबकी क्या है, जावा एक्स परसिस्टेंस क्लासेस है। अब एक और चीज बता देती हूँ, तो जावा एक्स परसिस्टेंस यूज हो रहा है, ये हमारा यूज हो रहा है किसके अकॉर्डिंगली, अगर आप इसको स्प्रिंग के साथ इंटीग्रेट करते हो कल को जाकर, जैसे स्प्रिंग यूज करोगे तो स्प्रिंग 5 के अकॉर्डिंग चलेगा ये। ठीक है। अगर आपको स्प्रिंग 6 लेना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जावा एक्स की जगह जकार्ता लेना पड़ेगा और उसकी डिपेंडेंसी भी लगानी पड़ेगी। ओके। तो वो बताऊंगी स्प्रिंग में जब हम काम करेंगे, फिलहाल के लिए इतना है कि इसको हम यूज करेंगे। अब ये आपको दिख रही है एंटिटी। एंटिटी क्या कहती है, एंटिटी इस पूरी की पूरी क्लास को क्या बना देगी, टेबल के साथ मैपिंग के लिए रेडी कर देगी। एंटिटी क्या डिफाइन करती है कि दिस क्लास इज यूज्ड फॉर मैपिंग विद द टेबल। अब टेबल, अगर आप यहाँ पर टेबल का नाम दे देते हो तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में अपने आप ही इस नाम का एक टेबल बना देगा। ठीक है। और उसको मैप करेगा इस क्लास के साथ में। अगर मैं ये @टेबल नहीं दूं तो क्या होगा,
ये आपकी क्लास के नाम का टेबल वहां बना देगा। मतलब अगर मैंने टेबल का नाम दे दिया तो इसी जो नाम मैंने दिया उसके नाम का टेबल बनेगा। अगर मैंने ये वाली एनोटेशन हटा दी तो अभी भी टेबल बनेगा, लेकिन किस नाम से बनेगा? एम्प्लॉय के नाम से। ओके, तो ये आपकी एक एनोटेशन आती है किस चीज के लिए? टेबल के नेम के लिए। ये मैं भी बिल्कुल बेसिक बेसिक एनोटेशंस बता रही हूँ जो इसमें हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक आ गई एंटिटी, जिसके अकॉर्डिंगली ये हमारी एंटिटी क्लास बन जाएगी। और फिर टेबल की एनोटेशन, जिसमें हमें क्या डिफाइन करना है? टेबल का नाम देना है। फिर तीसरी एनोटेशन आपको मिल रही है आईडी। ठीक है, आईडी क्या डिफाइन करता है कि भाई ये हमारी प्राइमरी की है। और आईडी को अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि भाई जो आईडी की वैल्यू है, मतलब प्राइमरी की वैल्यू है, वो कैसे जनरेट करवा, उसको आप क्या करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक और एनोटेशन लगाएंगे। कौन सी वाली? @जनरेटेड वैल्यू। @जनरेटेड वैल्यू काम क्या करता है? ये काम करता है, ये बताता है कि जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है। तो उसकी स्ट्रेटेजी आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये वाली एनोटेशन ऑप्शनल है। अगर आपको यूज नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिर आप आईडी की वैल्यू जो भी दोगे वही ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, अगर आप चाहते हो जनरेट कराना है तो स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दो। और स्ट्रेटेजी में क्या लेंगे? जनरेशन टाइप डॉट, देखो अभी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिया हुआ है। यहाँ पे हम ये चार चीजें ले सकते हैं। देखो पहला है ऑटो। ऑटो क्या कहता है? इट इंडिकेट्स दैट द परसिस्टेंस प्रोवाइडर शुड पिक एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर द पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है कि भाई जो भी वैल्यू देना है वो आपका ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो ऑटो जनरेशन स्ट्रेटेजी में एक्सपेक्ट डेटाबेस रिसोर्स टू एग्जिस्ट और इट में अटेम्प्ट टू क्रिएट वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? इसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट में अगर डालना है तो हम ऑटो का लेंगे। ऐसे ही अगर आपने इसको क्या ऑप्शन दे दिया, ऑटो की जगह पे आइडेंटिटी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्राइमरी की तो बनाना है और उसके अंदर अपने खुद से वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये अपने आप से नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लेती हूँ तो ये एक डाटाबेस सीक्वेंस जनरेट करवा देगा, या फिर हम एक डाटाबेस सीक्वेंस जनरेट करा के उसके टेबल का वैल्यू दे सकते हैं, जिससे कि ये उस सीक्वेंस को क्या करेगा? फॉलो भी करेगा। ओके, अभी क्या करेगा? अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये अपने आप से एक नया सीक्वेंस बना देगा। इसके बाद आता है टेबल। टेबल क्या कहता है? टेबल कहता है कि भाई जो भी स्ट्रेटेजी आपकी ओरिजिनल टेबल में लगी हुई है बाय चांस, मैं उसी को फॉलो करूँ। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम एक एक करके करेंगे भी प्रोग्राम्स में। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑटो पे रख देती हूँ या आइडेंटिटी पे रख देती हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर चाहो तो हर कॉलम के लिए अलग अलग नाम भी दे सकते हो। तो क्या नाम देना है? @कॉलम। @कॉलम के अंदर अगर मैंने नाम दिया तो मेरे वहां पे जो टेबल में कॉलम बनेंगे उनका नाम यही होगा जो मैं नेम में दे रही। अगर मैंने नाम नहीं दिया, मतलब ये भी, ये वाली जो डिपेंडेंसी है ना, ये वाली एनोटेशन भी क्या है? ऑप्शनल है। अगर मैं इसको ना दूं तो क्या होगा? जिस नाम की फील्ड है उसी नाम का टेबल बनेगा। ओके, तो ये चीज हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत हमने इसको समझ लिया है तो एक काम करेंगे, इसको यूज तो करेंगे लेकिन इसकी ना एक चीज और समझते हैं। चलो एक एक करके करें। पहले एनोटेशंस लगाते हैं, फिर बाकी चीजें भी करते हैं, नहीं तो सब सर के ऊपर से जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं एक काम कर रही हूँ, वो जो मेरा कंपनी वन वाला डेटाबेस है ना, उसमें बहुत सारे टेबल हो चुके हैं, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं ताकि उसी में हम नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? माइस्क्ल वर्कबेंच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आके क्या लेंगे? इसमें आके क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नया बना रही हूँ, तो कंपनी वन को जरा क्लोज मारते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? इसके अंदर बुक ऐप के नाम से लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस ही तो चाहिए था ना मेनली, तो डेटाबेस बना दिया। अब क्या करते हैं? यहाँ आ जाए अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर टोटली मैं नया प्रोग्राम ही ले रही हूँ। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। इसका नाम ना थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो फर्स्ट डेमो की जगह हम इसको कहेंगे विद एक्सएमएल करते हैं, ताकि एक आइडिया रहे कि एक्सएमएल के अकॉर्डिंग किया था। इसके बाद कंट्रोल एन करते हैं और एक नया मेवन का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। इसका नाम हम क्या रख देते हैं? नेक्स्ट पे आते हैं।
चलिए पहले तो यहाँ पे हम इसको चूज कर लेते हैं, तो org.apache.maven.archetypes। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप इसके अंदर क्विक स्टार्ट का ऑप्शन ले लेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आकर आप क्या लेंगे, यहाँ पे हमें लेना था हाइबरनेट एनोटेशंस डेमो, एंड यहाँ पर आकर आप क्या ले लेंगे, com.files। तो यहाँ पे आपके पास एक नया प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा जिसके अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर दो। तो यहाँ पे आप आएंगे बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, और यहाँ पे आकर आप इसको क्या कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। एडिट करके यहाँ पे आप क्या ले लो, वर्क स्पेस डिफॉल्ट ले लो एंड फिनिश कर दीजिए एंड आफ्टर दैट अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट आ गया नया वाला। अब इस प्रोजेक्ट में काम क्या कराना है, सोर्स मेन जावा में आ जाओ। सोर्स मेन जावा में com.files में आते हैं, app.java बनी बनाई दे रहा है। com.files में पहले तो काम क्या करते हैं, एक नया क्या ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, या फिर काम करते हैं नया क्लास भी लेते हैं, इसके अंदर पहले तो नया पैकेज बना देते हैं। पैकेज का नाम मैं रख देती हूँ एंटिटीज। अब जैसे हमने कल वाले प्रोजेक्ट में किया था ना, एंटिटीज की हमने क्या बनाई थी, पैकेज बनाई थी, क्लास बनाई थी, तो हम उसी वाली क्लास को यूज करेंगे। तो एंटिटीज के अंदर जो हमारी स्टूडेंट क्लास थी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसी वाले प्रोजेक्ट में ले आती हूँ। अब इस क्लास में हम चेंजेस क्या करेंगे, इस क्लास में चेंजेस ये होंगे कि यहाँ पर हमें इसमें एनोटेशंस लगाने हैं, लेकिन एक काम और भी करना पड़ेगा। कल वाले प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसीज हमने लगाई थी, उन्हीं डिपेंडेंसीज को हम नए वाले प्रोजेक्ट में भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए थी, हाइबरनेट कोर की, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, अच्छा ये हमारी पोस्ट डेमो का डिपेंडेंसी है, ये रहा। तो हम लेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंसीज को, तो क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसे वाले को तो क्लोज कर देते हैं और नए वाले का हाइबरनेट का हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं और इसकी डिपेंडेंसीज में क्या लगा देते हैं, दोनों डिपेंडेंसीज को ऐड कर देंगे। तो एक आएगी हाइबरनेट कोर और एक आएगी माइस्क्ल। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आना है स्टूडेंट क्लास में, क्योंकि अगर मैं डिपेंडेंसी नहीं लगाती तो एरर आ जाती। ठीक है, एनोटेशंस को ये पहचानता ही। तो आपको क्या करना है, @entity, एक तो इसकी डिपेंडेंसी लगानी है। ओके, और इसके बाद हम चलिए टेबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं कि भाई टेबल का जो नाम है वो कर दो, क्या रख देते हैं इसके अंदर, कैट स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये मेरे टेबल का नाम हो गया। अभी मैं इसमें सबसे मिनिमम डिपेंडेंसीज लगाकर दिखाती हूँ। अगर मैं आईडी लेना चाहती हूँ तो इसको आईडी बना दी, अगर मैं इतने में भी चलाऊंगी ना तो भी मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको अभी बना दिया इस तरह से, अभी इतने में छोड़ते हैं, फिर बाकी की एनोटेशन साथ साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सोर्स में जावा पे एक नई फाइल बनाते हैं, कौन सी वाली, जो हमने कल CFG फाइल बनाई। तो CFG फाइल तो चाहिए ही चाहिए, तो CFG फाइल को क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गई आपकी CFG फाइल। अब CFG फाइल में क्या चेंज करते हैं, देखो एक तो हमने वहां पर क्या कर दिया, डेटाबेस नया ले लिया था डुकैट नाम से। ठीक है, तो एक तो मैं ये चीज लिख लेती हूँ, और दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक चेंज आएगा। अब आप मैपिंग रिसोर्स नहीं करोगे, आपको यहाँ पे अगर एनोटेशन फाइल को यूज करना है, ठीक है, तो आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, क्लास। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, मैपिंग, एक सेकेंड इसको हम कमेंट्स में डाल देते हैं तो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैपिंग, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्लास, और क्लास में हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट का पैकेज नेम क्या था, com.files.entities डॉट।
इस पर, ठीक है। तो हम देंगे com.files.entities.student, मतलब रिसोर्स किस में आएगा, जब हम XML वाली मैपिंग लगाएंगे, जब हम HBM फाइल बना रहे हैं। और अगर हम HBM फाइल नहीं बना रहे, क्लास में एनोटेशन दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैपिंग क्लास लगाना पड़ेगा। ओके, तो एक तो बड़ा चेंज ये आएगा। इसके अलावा और क्या चेंजेस आएंगे, एक बार यहाँ पे आते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पर फाइल तो बना दिया, इसके बाद हम अगर इसका CFG ओपन करें, तो CFG इसका ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल ही मिलेगा जैसे हमारा वहां पर आ रहा है ना। तो मैपिंग क्लास लगा दिया, और अगर एक क्लास है तो एक का लगाओ, दो है तो जैसे इसके अंदर मैंने दो बनाए तो दो भी आ सकते। तो ये आपका सारा चीजें हो जाएंगी यहाँ पर सेट। और जब सारा हो जाए, फिर बस आपको करना ही क्या है, app.java में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आकर अपनी हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर करोगे, और फिर क्या करोगे, यहाँ पर अपनी वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। चलो एक काम और करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो बस मतलब ये कह लो कि एक CFG फाइल आई है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। और क्या आया, एक हमारे पास स्टूडेंट फाइल आई है। और अब हम आ जाते हैं app.java। app.java में आने के बाद हमने जैसे कल अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम मैं रख देती हूँ config इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आएगा कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम क्या करेंगे, config.configure, ठीक है। और कॉन्फ़िगर में हमें क्या देना है, अपनी फाइल का नाम देना था। और फाइल का नाम क्या था हमारी, यहाँ पे नाम क्या था हमारा, hibernate.cfg.xml। ओके, तो ये हमारी वैल्यू कॉन्फ़िगर हो गई। फिर हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना था, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। तो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इक्वल्स टू क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, config.build session factory। ओके, एंड इसके बाद अगला ऑप्शन किसका बन रहा था हमारा, सेशन का। तो सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सेशन का भी इंपोर्ट लगा लो, hibernate.session वाला। और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्ट्री डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओपन सेशन। जब सेशन भी ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या रह गया, यहाँ पर हमें क्या करना था, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, और ट्रांजैक्शन को यहाँ पर हम यूज करके क्या करेंगे, इसमें हम इसमें वैल्यू बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सेशन फैक्ट्री सिक्योरिटी के लिए भी होता है। प्लस सेशन फैक्ट्री अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये बिल्ड जब सेशन फैक्ट्री करेगा, कॉन्फ़िग के थ्रू कर रहा है। और आपने अगर नोटिस किया हो, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, सेशन फैक्ट्री के टैग के अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन करा रखी है। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को रन भी करेगा, और कॉन्फ़िगर करके सारी कनेक्टिविटी हमारी बना देगा। तो ये दो काम करेगा यहाँ पर, सिक्योरिटी का भी और कॉन्फ़िगरेशन बनाने का भी, ठीक है। तो ये जो चीजें आपकी इसमें आएंगी। अब आते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेंगे, सेशन डॉट क्या कर देते हैं यहाँ पर, बिगिन ट्रांजैक्शन। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब आपको बस करना क्या है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दो, सॉरी एम्प्लॉय कह रही हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। और यहाँ पे हम st1 कर देते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप अब जो भी वैल्यू देना चाहते हो, चाहे आप यूजर से लेके दो या खुद से दो, वो आपके ऊपर है। सो st1 डॉट सेट क्या कर देते हैं, नेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, और नेम मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ABC। फिर st1 डॉट क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं डॉट सेट कोर्स, और कोर्स मैंने क्या दे दिया, जावा। अभी मैं रोल नंबर नहीं दे रही, जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखते क्या होता है। सो st1 डॉट सेट क्या कर दिया, नेम कर दिया, और मैंने यहाँ पर नेम क्या दे दिया, x दे देते हैं। और st1 डॉट क्या कर देते हैं, सेट कोर्स। तो कोर्स में हम डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं, चलिए HTML। अच्छा, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में बना दिया है, तो हम एक और काम करते हैं, स्टूडेंट st2 कर देते हैं, और न्यू स्टूडेंट बना देते हैं। और यहाँ पे हम st1 की जगह पे क्या दे देंगे, st2। ओके, अब जब मेरे पास ये दो स्टूडेंट बन चुके, तो बस मुझे करना क्या था कि यहाँ पर सेशन डॉट क्या करेंगे,
यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ओके, और सेव करने वक्त हम क्या देंगे, st1, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेशन डॉट सेव st2। तो बस इतना ही देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फैक्ट्री डॉट क्या कर देंगे, क्लोज कर। ओके, तो ये क्या करेगा, अब दोनों टेबल्स को, मतलब आपकी क्लास को आपके टेबल के साथ मैप भी कर देगा, और मैप करके जैसे ही मैं सेव की कमांड दूंगी, ये आपकी इंसर्ट वाली क्वेरी चलाकर आपके रिकॉर्ड को सेव भी करा देगा। एक बार हम इसको अगर इतने में ही रन करके देखते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है या एरर क्या आती है। अब देखो यहाँ पे हमने जब इसको रन किया, तो इसने काम क्या क्या कराया ना, एक बार वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टास्क इसने हमारे लिए कराए हैं, पहले तो वो देखते हैं और फिर देखेंगे एरर क्या आ रही है। इसने हमारे लिए टेबल तो क्रिएट करा दिया। तो क्या दिखा रहा है, क्रिएट टेबल डुकैट स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर, ठीक है, नॉट नल कोर्स varchar। तो मतलब इसने अपने आप ही हमारे जितने भी वेरिएबल्स थे उनके हिसाब से एक नया टेबल बना दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो नो यूनिक ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ सेम identifier value was associated with, already associated with the session com.files.entity.student 0। तो ये कह रहा है कि भाई वहां पे जब मैं गया तो मुझे एक डुप्लीकेट वैल्यू मिल गया, मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे हमने यहाँ पर क्या किया, इसलिए ये एक्सेप्शन थ्रो कर दी इसने। तो काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस और देखते हैं एक बार भाई यूनिक क्यों नहीं था, क्योंकि हमने तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे ना। चलो एक काम करते हैं, चलो अभी सिंगल ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं, इसका हम एक वैल्यू भी देकर देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है। तो देखो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि कहाँ पे कोई वर्क हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसने चलाया और वर्क करके खत्म भी कर दिया। एक बार आते हैं डेटाबेस, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो डुकैट के अंदर टेबल तो बना है, और डुकैट स्टूडेंट भी आ गया जो नाम मैंने वहां दिया था। एंड आफ्टर दैट अगर मैं ये टेबल देखती हूँ, लेकिन टेबल में वैल्यू नहीं आई, है ना। टेबल के अंदर कॉलम आ गए लेकिन वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कमिट नहीं किया। सही बोल रहे कोई। तो हमने एक और चीज छोड़ दी ना, कल हमने जो सीखी थी, कौन सी वाली, कमिट की। तो tx डॉट चलो कमिट भी कराई देते हैं। अब लेट्स सी की क्या होता है। देखो पहले ये इंसर्ट की क्वेरी नहीं दिखा रहा था ना, क्योंकि जब तक हम कमिट नहीं करेंगे इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसने इस बार हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। लेकिन देखो रोल नंबर ना बाय डिफॉल्ट 0 उठा लिया, क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो कमिट से ही सेव होता है। अब देखो यहाँ पे हमें काम क्या करना है, मैं चाह रही थी कि भाई मैंने रोल नंबर जानबूझकर नहीं दिया था, बिकॉज आई वांटेड कि यहाँ पर क्या हो जाए, उसके लिए जब स्टूडेंट में आए तो यहाँ पे हम जनरेटेड वैल्यू का यूज करेंगे। क्या करते हैं, अब जो ये प्रॉब्लम आई ना, दो रिकॉर्ड नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर मैं दो रिकॉर्ड डालती तो सबका आईडी वो 0 लेता। ठीक है, और आईडी क्या है, प्राइमरी की है। अब देखो हमने आईडी दे रखा था ना, इसी वजह से जब इसने ये टेबल बनाया, तो इसकी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो इसने इसको बाय डिफॉल्ट क्या बना दिया, प्राइमरी की। और ये क्यों बनाया इसने प्राइमरी की, क्योंकि हमने वहां पर आईडी डिफाइन किया था। ओके, तो इसी वजह से इसने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। अब अगर आप यहाँ पर ये चाहते हो कि भाई प्राइमरी की तो यूनिक होती है, और अगर हर बार 0 भी आया तो भी प्रॉब्लम है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नई एंटिटी डालेंगे, क्या लगाएंगे, जनरेटेड वैल्यू। तो क्या लगाएंगे, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू की एनोटेशन लगाएंगे। और इस एनोटेशन के अंदर हमें क्या डिफाइन करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जनरेशन टाइप। और जनरेशन टाइप को अगर मैं ऑटो कर दूं, तो अब मुझे रोल नंबर देने की टेंशन ही नहीं करनी, ऑटोमेटिकली हर बार ये नया रोल नंबर जनरेट करा के देता रहेगा।
अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और क्या करती हूँ, एक चीज सिंपल सी करते हैं। मैं ना पहली बार टेबल बनाना चाहती हूँ, तो मैं चाह रही थी कि पुराना टेबल डिलीट हो जाए इस बार के। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको अपडेट की जगह पे क्या दे देते हैं, क्रिएट दे देते हैं। ओके, और क्रिएट देने के बाद अब हम इसको रन कराते हैं। जैसे ऐप डॉट जावा पे आ जाओ, रन करो इसको, तो लेट्स सी की आउटपुट क्या आएगी। तो अब ये क्या करेगा, देखो पुराना टेबल डिलीट मारेगा और नया टेबल बनाएगा। तो देखो ड्रॉप टेबल भी आया, क्रिएट टेबल भी आया, और क्रिएट टेबल के साथ ना इसने एक नया टेबल भी बनाया। किस नाम से, देखो, सीक्वेंस के लिए। ये क्यों बनाया इसने, क्योंकि मैंने वहां पे ऑटो का ऑप्शन दिया भी। तो जब आप ऑटो का ऑप्शन देते हो ना, तो ये डेटाबेस में क्या करता है, इसी टेबल का एक सीक्वेंस का टेबल अलग से बना देता है, और उसमें हमेशा एक नंबर को स्टोर भी कराता है। तो ये काम किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, सीक्वेंस की वजह से। तो अगर आप यहाँ पर क्या ले रहे थे, हाइबरनेट में सीक्वेंस भी उठाते हैं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जब इसने ड्रॉप किया तो इसने क्रिएट टेबल तो किया था डुकैट वाला, इसके साथ साथ एक नया टेबल भी बनाया हाइबरनेट सीक्वेंस का। ठीक है, तो इसने क्या किया, हाइबरनेट सीक्वेंस का एक टेबल भी बना दिया। अब सीक्वेंस टेबल क्या करता है, एक बार डेटाबेस में चल के चेक करते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है। एक बार ये क्लियर हो जाएंगे ना, आगे का आप आराम से कर पाओगे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, डुकैट का। देखो हाइबरनेट सीक्वेंस आ रखा है, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक ही वैल्यू है, और नेक्स्ट वैल्यू उठा के दिखा रहा है 2। मतलब अपने आप जनरेट करता रहेगा, और अगली वैल्यू ये कहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। मतलब जब भी आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराओगे, अगली वैल्यू इसने कहाँ से लेनी है, यहीं से लेनी। तो रोल नंबर की चिंता नहीं है हमारे को, ऑटो जनरेट हो जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए क्रिएट टेबल कर दिया, उसके बाद इसने इंसर्ट की क्वेरी भी चलाई। सो इंसर्ट इनटू डोकैट स्टूडेंट, एक ही वैल्यू था क्योंकि मैंने एक को कमेंट में डाल रखा था, तो एक ही वैल्यू इंसर्ट हुई है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर टेबल में कौन सा वाला टेबल, डोकैट वाला। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक नया स्टूडेंट आ गया। ओके, तो मतलब एचबीएम फाइल बनाओगे तो एक्सएमएल का हमें एनोटेट वहां पे मैपिंग देना पड़ेगा, रिसोर्स मैपिंग। और अगर आप यहाँ पे एचबीएम फाइल नहीं लेना चाहते, एनोटेशन के थ्रू करना चाहते हो, तो क्या करो, स्टूडेंट क्लास या जो भी आपकी एंटिटी क्लास है वहां पे आप एनोटेशन लगा दो। तो ये वाला ज्यादा इजी लगा तरीका, एक फाइल कम भी हो गई ना हमारी। तो ये हमारे लिए इस तरह से काम करेगा। अब आगे का काम देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर इसको क्या बना दिया, एंटिटी बना दिया। ओके लोग देख लूंगे एक बार। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं। देखो अब हमने ऐप डॉट जावा में आते हैं, यहाँ पे मैं एक काम और करती हूँ, चलिए हम एक बार इसमें 2 रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड डाल देती हूँ, और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, अपने आप से मैं भी वैल्यूज देखी। ठीक है, हाँ जी। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी डिक्लेयर तो नहीं करा, क्या रोल नंबर को प्राइमरी की तो नहीं डिक्लेयर करा है यहाँ पर, इसी से हो जाएगा। @id विल डिक्लेयर अवर फर्स्ट फील्ड एज द, मतलब जिस भी फील्ड से पहले इसको लगाया, इसको किसके पहले लगाया, रोल नंबर के। तो अगर मैंने रोल नंबर से पहले कोई एनोटेशन लगाई है ना, तो वो रोल नंबर पे अप्लाई है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। अच्छा देखो, अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अगर आपने मान लो यहाँ पर क्या किया हुआ है, CFG में जाकर अभी मैं क्रिएट की जगह पे वापस क्या कर देती हूँ, अपडेट। नहीं तो ये हर बार नया टेबल बनाता रहेगा। फाइन, पुराना वाला डिलीट कर देगा और नया बनाता रहेगा। तो इसको क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब अगर मान लो मैंने ऐप डॉट जावा को क्या किया, रन किया, मैंने 2 रिकॉर्ड इकट्ठे दिए, और अगर मैं इसको अब रन कराती हूँ, तो आपकी 2 इंसर्ट क्वेरी चलेगी, टेबल की, क्रिएट की कोई नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू उठा रहा है, अपडेट भी कर रहा है सीक्वेंस को साथ के साथ में, और लास्ट में इसने 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट भी करा दिए। अगर अब आप आके टेबल में चेक करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, दोनों रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, तो मतलब आपकी जो सीक्वेंस है ना, देखो अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो वो भी अपडेट हो रही है साथ के साथ। अब अगली वैल्यू क्या उठाएगा, 4 उठाएगा ये। तो ये इस तरह से काम करेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट हाइबरनेट डज। इसके बाद अभी देखो हमारे जो वेरिएबल्स थे, जो फील्ड के नाम थे, वो कैसे बने, जो हमारी फील्ड का नाम था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि भाई जो नाम फील्ड का है वो ना बने, उसकी जगह कोई दूसरा नाम आ जाए, तो ऐसा करने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट में आना है,
स्टूडेंट में आने के बाद यहाँ पे जिस जिस फील्ड का नाम जो जो रखना है, जैसे मैं चाह रही थी कि भाई रोल नंबर का नाम ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे दे, तो आप यहाँ पे मतलब मैंने एक आईडी के ऊपर ही तीसरी एनोटेशन लगा रही हूँ मैं, जो हमारा रोल नंबर है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या एनोटेशन देनी है, कॉलम। और कॉलम में आप क्या कर सकते हो, देखो एक बार कंट्रोल स्पेस करते हैं, आप इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हो, नेम डिफाइन कर सकते हो, नल लेबल को ट्रू कर सकते हो कि भाई नल लेबल रखना है या नहीं रखना है। नल रखना है तो ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स भी दे सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप इसका प्रिसीजन बता सकते हो, कितनी भी कितनी डिजिट्स आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अंदर काफी चीजें बना सकते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे, इनको कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर अभी क्या दे रही हूँ, नेम। अगर आप चाहते हो लेंथ बताना तो लेंथ भी बता सकते हो साथ के साथ, कि कितना बड़ा नाम आना चाहिए। ओके, तो नेम यहाँ पर ले लेते हैं। अब नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले ली, मान लो मैं इसको देना चाह रही थी रोल अंडरस्कोर नंबर, या इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका नाम चेंज कर देगा, मतलब नाम नहीं चेंज करेगा, पता है अब ये क्या करेगा, अभी मैंने क्या लगा रखा है, अपडेट। अपडेट के केस में ये क्या करता है, ये वहां पर नया कॉलम बना देगा। इसको भी करके देखेंगे, गलती है लेकिन करके देखेंगे तभी बढ़िया लगेगी ना, गलती गलती पर जल्दी चाहिए, ठीक है। तो रोल नंबर दे दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद अगर आपको नाम देना है, कॉलम आया, तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इसके अंदर नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ पर आए @ कॉलम, और यहाँ पे हमने क्या लिया, नेम इक्वल्स टू कोर्स। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर मान लो मैंने इसको अपडेट ही रखा, मतलब मैंने इसको चेंज नहीं किया, अपडेट ही रखा, क्रिएट नहीं किया, अगर मैंने इसको दोबारा चलाया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, लेकिन टेबल ऑल्टर हो जाएगा। और एक्सेप्शन भी दिखा रहा है, देखो क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है, चेक करते हैं। वो कह रहा है फील्ड रोल नंबर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस बार जब ये गया तो इसने पहले तो वहां पर क्या करा, देखिए ऑर्डर टेबल टू कैट स्टूडेंट ऐड कॉलम रोल नंबर इंटीजर नॉट नल, एक नया कॉलम लगा दिया रोल नंबर के नाम से, फिर एक और नया कॉलम लगाया नेम के नाम से, तो दोनों एक कॉलम बना दिए। अब जब ये इंसर्ट करने चला ना, तो इसने क्या किया कि रोल नंबर वाली जो वैल्यू थी ना, वो पुराने वाले रोल नंबर वाले कॉलम में ना डालकर किसमें डाल दी, नए वाले में। तो पुराना वाला तो 0 रह गया, और वो प्राइमरी की है, वो 0 तो रह नहीं सकता, ना नल रह सकता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन आ गया। ओके, इसी वजह से इसने क्या किया, टेबल को ऑल्टर तो करा दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा पाया, क्योंकि जब ये इंसर्ट करने चला तो इसने रोल नंबर की वैल्यू नए वाले कॉलम में डाल दी, पुराना वाला नल छोड़ दिया, तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप अब आपके देखते हो यहाँ पर, तो आपके टेबल का हाल देखो क्या हो चुका है। इसको अब रखते हैं, तो नई फील्ड्स आ गई, मतलब अपडेट क्या करता है, नई फील्ड डाल देगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो तो शुरू से ही ध्यान रख लो, क्योंकि ये नोटेशन हमने बाद में लगाई ना, पहले नहीं लगाई थी, पहले लगाई होती तो शुरू से ही सेट हो जाता। तो क्या करते हैं, इसको सुधारने के लिए इसको क्या कर देते हैं, क्रिएट। अब अगर आप मान लीजिए, अब आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो नया टेबल बना, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, सीक्वेंस भी नया बन गया। तो अगर आप अब आके चेक करते हो कि मैंने अब क्रिएट की क्वेरी ली थी, तो अब मेरी जो फील्ड का नाम है वो रोल नंबर कोर्स और स्टूडेंट है। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को कैसे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो हो गई हमारी बेसिक बेसिक ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो बेसिक बेसिक एनोटेशंस, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, एनोटेशन सीख रहे हैं। तो ये वाली एनोटेशंस क्लियर है सारी की सारी, क्या कर रहे हैं। अब देखो मैंने कोर्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, सबके ऊपर एनोटेशन लगा रखा था, तो जो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फील्ड नेम बन गए वहां पर। अब अगला काम एक और करते हैं, देखो मान लो मैंने कल को क्या किया, एक फील्ड और लिया मैंने, यहाँ पे एक फील्ड बनाया प्राइवेट। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या रखना चाह रही थी, वैसे तो एज रखते हैं। अब एज का जो फील्ड है ना, आई डोंट वांट कि ये टेबल में आए, ये मुझे यहीं तक रखना है, टेम्परेरी फील्ड बनाना है। हो सकता है ना, कभी हमने एंटिटी क्लास बनाई है, सारे के सारे फील्ड नहीं बनाने,
कोई ऐसा वाला फील्ड भी हो सकता है जो हमें टेबल में नहीं डलवा, राइट। जैसे कि मान लो एज ना होकर मैंने इसको टेम्प नाम का एक वेरिएबल दे रखा, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है भैया आ जाए तो, ठीक है। तो ऐसे में इस पे क्या नोटेशन लगानी है जिससे कि जब टेबल अपडेट हो या नया टेबल बने तो ये वाला फील्ड क्या हो जाए, इग्नोर हो जाए, ठीक है, मतलब ये फील्ड ही ना बने। तो ऐसे में आप इसको क्या बना देते हो, ट्रांजिएंट बना देते हो। तो ट्रांजिएंट क्या करता है, इग्नोर दिस फील्ड टू बी क्रिएटेड और अपडेटेड इन द डेटाबेस। ओके, तो मतलब टेम्प नाम का वहां पे कोई कॉलम नहीं बनेगा अगर मैंने इसके पहले क्या लगा दिया, ट्रांजिएंट लगा दिया। तो ये काम किसका होता है, ट्रांजिएंट का होता है। अगर मैंने अब अपना प्रोग्राम एक बार और भी रन कराया है, नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड सारे, लेकिन सीक्वेंस तो बदल ही रहा है ना, तो हमें उसका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने इसके अंदर आप रिकॉर्ड डलवाया, तो अब आप अगर चेक करते हो अपना टेबल